हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड एप्ट्यूड। आज ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है आपकी 9.1 जो कि रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग 9.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सिंपल से ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बना देंगे। उससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये दोनों है क्या? बेसिकली मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और ये एक मीनार है, और इस पॉइंट से आप देख रहे हैं। तो आप एक चीज देखिए, आप इस जगह खड़े हैं, इस जगह से आप इसके टॉप को भी देख सकते हैं और इसी पॉइंट से आप नीचे भी देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ओके, तो सपोज कीजिए कि आपने इस पॉइंट पे यहां से देखा, तो ये आपकी कहलाती है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट हमेशा आपकी आई से ली जाती है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अगर ये लाइन आप देखेंगे तो ये ग्राउंड के, जो आपका ग्राउंड है उसके पैरेलल है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपकी आईज और ये हॉरिजॉन्टल राइज है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। जब हम आप यहाँ पर खड़े होंगे और किसी चीज को, कोई चीज ऊंचाई पर हो, वहां पर देखेंगे, तो उस टाइम जो आपका कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, सेम चीज मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर किसी पर्सन को देख रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ साइट इस बार आपकी ये हो गई क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं, और इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, तो वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि कुल मिलाकर के जब आप किसी भी चीज को ऊंचाई की तरफ देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, उस टाइम जो कोण बनता है, एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाता है, यानी कि अवनमन कोण क्या कहलाता है, कि जब आप उस पॉइंट पर खड़े हो और किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो फाई का मान है वो हम लोग कई बार यहाँ पे भी लेना पड़ता है, इस पॉइंट पे भी लेना पड़ता है, इस जगह पे। ओके, तो ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि ये लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। अच्छा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से रखोगे अपने माइंड में, कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके 9.1 के, हम लोग ये तीन वैल्यूज जो है tan की, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60√3, ये तीन वैल्यूज हमने अच्छी तरीके से याद करके रखनी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में हम इन्हीं वैल्यूज का यूज करेंगे। क्योंकि मैं आपकी एनसीईआरटी जो बुक है 9, उसकी एक्सरसाइज 9.1 लेकर के चल रहा हूँ, तो उसमें 90% केसेस में, क्वेश्चंस में, ये तीन वैल्यूज ही यूज हुई है 90% क्वेश्चंस में, और वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो इसी में से एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का ही एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सा ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मीन्स एक हमारे पास बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग। ओके, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? इस बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ये टावर है। इस टावर का हाइट हमें पता नहीं है। आप यहाँ किसी पॉइंट पर हो,
यहाँ से आप इस टावर को देख रहे हो, ये टावर का बॉटम है और ये टावर का टॉप है। तो टावर का बॉटम और टावर का टॉप, ऑलराइट। आप इस पॉइंट ए पर हो, ए से बी, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, ये लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम से कितना बन रहा है 45। तो ये जो आपका टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ से ये जो एंगल है वो 45 का बन रहा है, और साथ ही जो टॉप है उसमें एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। अब आप देखिए, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 45 और 60 इसमें से कौन सा 45 होगा, कौन सा 60 होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल सा चीज है कि ये एंगल छोटा है, इसका मुंह कम खुला हुआ है, तो कम वाला एंगल होगा यानी 45, और इसका मुंह आप देखिए ज्यादा खुला हुआ है तो 60। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आप अगले क्लासेस में पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार रिवाइंड करा दिया जा रहा है आपको। अब ये हाइट CD जो कि टावर की हाइट है, ये हम लोग को h माननी पड़ेगी, इसका वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट करना है, और इस AB को हम लोग x मान लेते हैं। तो हमने जो जो चीज एज्यूम की हैं पहले उसको देखते हैं कि BC एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 20 मीटर, और DC टावर का हाइट है h, एंड लेट AB इक्वल्स टू x। ये पैरामीटर हमने माने हैं। हमने कितने पैरामीटर्स माने हैं, कितने वेरिएबल्स माने हैं, h और x, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं। तो आप दो इक्वेशन बनाओगे, दो इक्वेशन बना करके आप वैल्यूज h की और x की जिसकी पूछी गई है वो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आप कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक, दो और एक बड़ा वाला 3। लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो रिलेट होती है राइट एंगल ट्रायंगल से, तो हमने सिर्फ इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को ही देखना है। तो हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ दो दिखाई दे रहे हैं, एक जो रेड वाला है ये वाला, और एक जो पूरा ADB, ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लेना है, बस हो गया। तो कुल मिलाकर के जितने राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिले उतने आप अपने पास रख लेंगे। हमें यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा ABD। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये ट्रायंगल लिया ABC। अब ABC में हम लोग ने लगाना है tan 45। tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो tan 45 होता है, tan थीटा होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के सामने वाला। तो ये जो परपेंडिकुलर है साइड BC, ये परपेंडिकुलर है। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस। P लंब है और B आधार है, तो BC ये हाइट हो गई आपकी BC, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और बेस AB, ये AB बेस यानी कि आधार। और tan 45 देखिए, मैंने कहा ना tan 45 का यूज हो रहा है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, और x है AB, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये तो आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये मिल गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ये ABD ट्रायंगल में आप फिर से वही चीज tan अप्लाई करेंगे, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD अपॉन AB। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये पूरा B से लेकर के D तक, क्योंकि हम येलो वाले पार्ट को ले रहे हैं, D से लेकर के पूरे B तक। B बेस है AB, दोनों के लिए कॉमन है बेस, तो AB x। अब वैल्यू रखते हैं, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और BD 20 प्लस h। जब आप B से D तक जाओगे तो ये 20, यहाँ तक ग्रीन वाला पोर्शन 20, और ये ब्लू वाला पोर्शन h, पूरा काउंट करोगे 20 प्लस h, क्योंकि इसमें 20 भी है और h भी है। जब आप B से लेकर के D तक जा रहे हो, सिर्फ 20 या सिर्फ h नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ वैल्यू सिर्फ h रख देते हैं, 20 स्किप कर जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप B से लेकर के जब D की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में आपको रेड पोर्शन भी पड़ रहा है जो कि 20 है, फिर ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ये h, ये भी पड़ रहा है, तो 20 प्लस h। AB इज x, इस x से आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x √3, 20 प्लस h इक्वल्स 2। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया है, नॉट इक्वल्स टू 2 बल्कि ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। सॉरी, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। मैंने भी आपसे क्या कहा था कि आपके जितने वेरिएबल्स होंगे, एक x है और एक h है, दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन बनाइए।
ठीक है, आपके एक्सरसाइज 9.1 में ज़्यादातर क्वेश्चंस में 2 इक्वेशंस ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, x इक्वल्स टू 20, x रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस h। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और h का वैल्यू निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने प्रॉब्लम देखी है कि हम किसकी वैल्यू किस में रखें और किसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे तो इजी दिख रहा है कि x का वैल्यू 20 है तो 20 यहाँ रख देंगे तो वैल्यू निकल आएगा, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है कि हम किसका वैल्यू किस में रखेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले इन दोनों इक्वेशंस में आपको जो आसान लग रही है उसको आसान कह दीजिए और जो कठिन लग रही है उसको कठिन कह दीजिए। तो मुझे तो इस टाइम इक्वेशन नंबर, मुझे क्या सभी बच्चों को इस टाइम ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आसान लग रही होगी, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो थोड़ी इसके कंपेरेटिवली टफ लग रही होगी। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो आपका इजी वाला है उसको टफ वाले में रखना है, पुटिंग इजी इन टफ। ऑलराइट, जो आपकी इजी इक्वेशन है उसको टफ वाली इक्वेशन में रखना है। अब इसको आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इजी थी और टफ कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप उस एज्यूम कर लीजिए इजी, ये इजी है और ये टफ है। अब हमने क्या करना है कि जो इजी इक्वेशन है उसका वैल्यू टफ वाली इक्वेशन पर रखना है। तो अब जो इजी इक्वेशन है उसको टफ वाली में कैसे रखा जाएगा, इजी इक्वेशन जो है इसमें वो है इक्वेशन नंबर 1 और जो टफ इक्वेशन है वो है इक्वेशन नंबर 2। तो हमने पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इसके बाद ये तो समझ में आ गया कि हमने आसान को कठिन में रखना है। अब आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, फर्स्ट राइट टफ इक्वेशन। जो आपकी टफ इक्वेशन है उसको आप लिख लीजिए, ये मैंने लिख दी टफ इक्वेशन। ऑलराइट, बिल्कुल यही चीज। अब इसमें यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है, तो ये x की जगह क्या आएगा, 20, यानी कि x गया और x की जगह क्या आ गया, 20 आ गया। तो आपकी क्वेश्चन क्या हो गई, 20 रूट 3 इक्वल्स टू 20 प्लस h। नाउ इट्स वेरी इजी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने ये 20 इस साइड आ जाएगा और h का वैल्यू निकल जाएगा, और जब 20 इस साइड आएगा तो ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था। तो h का वैल्यू क्या आ गया, 20 रूट 3 माइनस 20। इन दोनों में ही 20 क्या है, कॉमन है, तो रूट 3 माइनस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h। तो ये h का वैल्यू है। तो टावर का हाइट कितना हो गया, 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो था ना इतना इजी और सिंपल, सिर्फ इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। एक जो दो इक्वेशंस आपने बनानी है वो राइट एंगल ट्रायंगल आप चूज कीजिए, सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल चूज कीजिए। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि कौन सी इक्वेशन का वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में रखना चाह रहे हैं, हम आसान का कठिन में रखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे कठिन वाली इक्वेशन पहले और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं